सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। तो इजराइल, जो कि आप जानते हो अभी तक आयरन डोम पद्धति के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्या नाम दिया गया? आयरन बीम नाम दिया गया है। आयरन डोम तो आप जानते ही हो क्या होता है। जैसे दुश्मन की मिसाइलें आती है तो आयरन डोम पद्धति उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। पर कैसे नष्ट करता है? उसके लिए भी तो इसको मिसाइलें छोड़ना पड़ता है। तो ये एक्चुअली में महंगी पड़ रही थी और इसकी एफिशिएंसी भी 100% नहीं होती है। आयरन डोम पद्धति की बात कर रहे हैं हम अभी। जैसे दुश्मन ने, जैसे गाजा पट्टी ने इसराइल में 100 मिसाइलें छोड़ी, तो ये जो आयरन डोम पद्धति होती है इसराइल की, वो उन 100 मिसाइलों को नष्ट नहीं कर पाती है। 1995 तक तो कर देती है, फिर भी आप देखोगे 2-5 मिसाइलें तो इसराइल में गिर ही रही है। मतलब इसराइल ने आयरन डोम पद्धति के लिए पैसा भी खर्च किया, फिर भी 2-4 मिसाइलें तो इसराइल में गिर भी रही है। तो अब ये लेकर के आए हैं ये लेजर बीम पद्धति। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका खर्चा बहुत कम है। मतलब एक शॉट का जो खर्च आता है $3.5 आता है। लगभग इंडियन करेंसी में देखोगे तो आप 250 रुपए के आसपास। तो प्रश्न क्या है कि अभी किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। और याद रखना, इसे क्या नाम दिया गया? आयरन बीम नाम दिया गया। और ये सफल परीक्षण अभी किया कहाँ पे? इजराइल के नेगेव डेजर्ट में किया। नेगेव डेजर्ट कहाँ पर है? इजराइल में। अभी आपको याद होगा इजराइल ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला ये पहला देश बना था इजराइल। और अभी इजराइल ने ही सी डोम नौसेना वायु सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था। अच्छा, हम इजराइल से कौन से ड्रोन खरीद रहे हैं? हेरोन ड्रोन, जिसे हमने भारत चीन सीमा पर तैनात किया। उसके अलावा इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश अभी कौन सा बना था? यूनाइटेड अरब अमीरात। अब बात इजराइल की है तो आप मैप में ही देख लीजिए पहले इजराइल को। ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट है और इसके प्रेसिडेंट है इसहाक हरजोग। आपको याद होगा इजराइल ने ही अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था, टैगोर स्ट्रीट। और अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है? ये भी है जेरूसलम इजराइल में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है कि 2023 में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। और इस वर्ल्ड कप का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एंड सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाएगा? बाकी बाल दिवस तो आप जानते ही हो, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को होता है। और एक वर्ल्ड चिल्ड्रन डे भी होता है, जिसे आप यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे बोल दीजिए। कब? 20 नवंबर को। वीर बाल दिवस आप लोग बताओ। बाकी देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ICC T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा। कहाँ पे? US और वेस्ट इंडीज में। उसके अलावा अभी 2023 में अगले साल जो ICC मेंस वर्ल्ड कप होगा ये भारत में होगा। अभी इस साल 2022 में जो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ये इसका 7वां खिताब है। अभी किसको हराया? इंग्लैंड को। और हमने देखा 2022 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप जो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको भी जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। और अंडर 19 वर्ल्ड कप ये भारत ने जीता है, जिसमें भारत के कप्तान हैं यश धूल। और पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2023 में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। और अभी साउथ अफ्रीका में ही FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, जिसको जीत लिया नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा करके। और बताओ 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, राष्ट्रमंडल खेल होंगे, कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। जबकि 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। और 2022 में जो एशिया कप से वो कहाँ पे होंगे? श्रीलंका में होंगे। और फिडे चेस ओलंपियाड 2022 ये पहली बार भारत में होगा। वैसे होना तो इसे रशिया में था, लेकिन रशिया में कैंसिल करके अब इसे भारत में करेंगे। और भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में। बाकी फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो आप जानते ही हो, ये कतर में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने आपको बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
अब आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में विश्व कला दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 अप्रैल को। तो हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में सभी लोगों के लिए रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक विविधता को पोषित करने वाली कला के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसको 2012 में मनाया था, वर्ल्ड आर्ट्स डे। चलिए अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। बताइए 1 अप्रैल को क्या मनाया, उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को पार्किंसन डे और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 13 अप्रैल को भी अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस, इंटरनेशनल टर्बन डे मनाया और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया। तो सारे डेज ये याद रखना आप बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री म्यूजियम। तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 14 अप्रैल की ये बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया है। और इसमें क्या होगा, तो अभी तक भारत के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में युवा पीढ़ी को जानने को मिलेगा। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला है। तो आंसर क्या होगा, हैदराबाद में। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम, समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा, गुजरात के लोथल में। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला कार्बन मूवमेंट खुलेगा कहाँ पे, केरल के अल्लापुझा में। और अभी तक भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा, तो तमिलनाडु के तंजावुर में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है, ये 18 मई को मनाया जाता है। तो इसको याद रखना, पढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक को किसने लिखा है, राजेश तलवार ने। तो अभी आपको याद है 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई हमने, कौन सी, 131वीं। तो उसी दिन इस बुक को रिलीज किया गया जिसका नाम है द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने लिखा है, राजेश तलवार ने। तो इस बुक में भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री और संविधान के पिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चुनौतीपूर्ण बचपन और बड़े होने के वर्षों के बारे में बताया गया है। आपको याद होगा भी हियर योरसेल्फ नाम की बुक को किसने लिखा, प्रेम रावत ने। चलिए बताइए फिर नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नाम की बुक को किसने लिखा, तो हमारे पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं विनोद रॉय, उन्होंने लिखा है। और बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इस बुक को लिखा है आलोक चक्रवाल ने। याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल में किसे टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। तो अभी टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, जिनको भी टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी आपको याद होगा फरवरी में ही ये टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बने थे। और टाटा डिजिटल इसने अपने सुपर एप्लीकेशन टाटा न्यू को अभी लॉन्च किया था। बाकी आपको पता है सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पे रहे थे जमशेदजी टाटा। अभी रतन टाटा को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, तो असम ने, असम वैभव जिसे बोलते हैं। उसके अलावा याद रखना 2022 और 2023 में जो आईपीएल होंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया, टाटा ग्रुप बन गया। और रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जिसको किसने लिखा है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अभी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया था टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील के MD CEO टीवी नरेंद्रन हैं। और अभी टाटा स्काई का नाम बदल के क्या हो गया, टाटा प्ले हो गया है। अच्छा, अभी एयर इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो भी यही बने थे, एन चंद्रशेखरन। बाकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने, इकबाल सिंह लालपुरा। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, अलका मित्तल। और इरडाई के नए अध्यक्ष बने देबाशीष पांडा। सब याद रखना पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस, इक्वलिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं कौन, MK स्टालिन, जिन्होंने विधानसभा में ये घोषणा की है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती को
समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और समानता से, इक्वलिटी से आपको याद आएगा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। संत रामानुजाचार्य जी की स्टेच्यू है ये। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टेच्यू स्थापित की गई है महाराष्ट्र के लातूर में, जिसकी ऊंचाई है 70 फीट, और इसे क्या कहा गया है? स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहा गया है। उसके अलावा अंबेडकर जी के समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री थे। वर्तमान में तो किरण रिजिजू हैं। इन्होंने वैसे तो काफ़ी सारी पत्रिकाएं लिखी हैं। कुछ फेमस आपको याद रखनी है, जैसे कि मूक नायक और बहिष्कृत भारत, पुस्तकें भी काफ़ी लिखी है। एक इम्पॉर्टेंट आप याद रखो, जाति प्रथा का अंत, इनकी एक पुस्तक है। और पुस्तक से आपको याद आएगा पिछले साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी से संबंधित 4 बुकों को लॉन्च किया था, जिसको किसने लिखा था? किशोर मकवाना ने। और उन बुकों के नाम है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। अब बात तो तमिलनाडु की भी है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई है। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी के, और इनकी आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर RN रवि है। और अभी हमने पढ़ा था फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा। नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। और भारत का नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तंजावुर में। और तंजावुर में ही आपको वृद्धेश्वर मंदिर भी मिलेगा, याद रखना। और अभी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे मुनीश्वर नाथ भंडारी, उनका नाम है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय शटलर ने, शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर, किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2022 में रजत पदक जीता, सिल्वर जीता? तो आंसर होगा मिथुन मंजुनाथ ने। तो भारतीय शटलर हैं ये मिथुन मंजुनाथ, जिन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंस मास्टर्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे? फ्रांस में। और इसमें किसने गोल्ड जीता? फ्रेंच बैडमिंटन प्लेयर हैं टोमा जूनियर पोपोव, उन्होंने। अच्छा मुझे बताओ, अभी पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन रैंकिंग में लक्ष्य सेन टॉप 10 में आने वाले पहले भारतीय थे। उनकी रैंक क्या रही? 9th नंबर पर है। वैसे भी भारतीय बैडमिंटन संघ के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। और हमने पढ़ा था स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बन गई है PV सिंधु। पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी, 2011 में बनी थी। अभी जर्मन ओपन 2022 में लक्ष्य सेन ने सिल्वर जीता था। और इसी साल योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता था लक्ष्य सेन ने। और बाकी आप जानते हो 2026 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा उसे होस्ट करेगा भारत। और अभी उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल जीता था उन्नति हाडा ने। और ये टूर्नामेंट जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय शटलर बनी है, जिसमें मेन सिंगल जीता था किरण जॉर्ज ने। 2 कप आपको याद रखने जिनका संबंध है बैडमिंटन से, जैसे कि उबेर कप हो गया और थॉमस कप हो गया। अभी उबेर कप को चाइना ने जीता था और थॉमस कप को इंडोनेशिया ने। अच्छा, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? PV सिंधु ने। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली? लखनऊ में। लखनऊ में आपको सिडबी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। अच्छा, एक नाम है तस्नीम मीर का, ये नाम याद रखना, क्योंकि 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई है, ये गुजरात से है। सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, अप्रैल 2022 में कहाँ पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास जिसका नाम है कृपाण शक्ति, इसका आयोजन किया गया? तो आंसर होगा सिलीगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में। तो कृपाण शक्ति ये क्या है? ये एक फायर पावर अभ्यास है, मतलब सटीक निशाना लगाने का अभ्यास है। कहाँ पे हुआ? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। और आयोजन किसने किया? त्रिशक्ति कौर ने। अच्छा, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ 2022 में हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज की है, अभ्यास किए हैं। आपको याद होगा रशिया के साथ हमने अभी एक एक्सरसाइज किया था पैसेक्स नाम का, अरब सागर में। हमने जापान के साथ धर्मागार्चन एक्सरसाइज किया कर्नाटक के बेलगाम में। हमने ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज किया राजस्थान के जोधपुर में। हमने उज्बेकिस्तान के साथ में डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज किया उज्बेकिस्तान में। सेशेल्स के साथ में लिमितिये 2022 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया सेशेल्स में ही। श्रीलंका के साथ में स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज किया
विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। तो ये सब भी याद रखना है आपको बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में कहाँ पर सहकारिता नीति पर राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन पॉलिसी यानी कि सहकारिता नीति पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। अभी 12 और 13 अप्रैल को हुआ। ये किसने किया? सहकारिता मंत्रालय ने। आप जानते हो ये नया मंत्रालय बना था और इसके मंत्री बनाया गया था अमित शाह को, जो कि गृह मंत्री भी हैं। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? सहकार से समृद्धि। अभी आपको याद होगा सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव बने थे कौन? अभय कुमार बने थे और पहले मंत्री अमित शाह हैं। याद रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया? तो आंसर होगा 4। तो ये यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक परिषद है, जिसमें टोटल कितने मेंबर है? 54 है। अभी कुछ समय पहले भारत भी इसका सदस्य बना था 2022 से 2024 तक के लिए। तो अब टोटल मेंबर हो गए हैं 54 और अभी इसके 4 निकाय के लिए भारत को अगले 4 साल के लिए चुना गया है। इसी तरह से अभी भारत को फिर से 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए भी चुना गया और अभी भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया था 2021 से लेकर 2025 तक 4 सालों के लिए। और यूनाइटेड नेशन के जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं बान की मून, उनकी आत्मकथा आई है जिसका नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। अच्छा बताओ, यूनाइटेड नेशन ने किसे भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था? शॉम्बी शार्प को। और अभी भारत को 2022 से लेकर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया। देखो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस है जो कि पुर्तगाल के हैं। याद रखना बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कि हाल ही में कब तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा 31 मार्च 2026। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसको कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? सन 2018 में पंचायती राज मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। एक तो ये याद रखना। उद्देश्य क्या है इसका? पंचायती राज संस्थानों को बेहतर करना। और अब इसे 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए 2 प्रश्न। एक तो पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं और हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है? और पंचायती राज से आपको याद आएगा एक प्रश्न कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पे लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति। और अगर पूछें इसे पहली बार कहाँ पे लागू किया गया? राजस्थान के नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। अच्छा, कौन सी अनुसूची के अंदर पंचायती राज व्यवस्था है? 11वीं। और स्थानीय स्वशासन का जनक, लोकल गवर्नेंस का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। मैंने आपसे पूछा था पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं ये पूछ लिया तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ये 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, इसीलिए। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो मुंबई और हैदराबाद को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनके क्विज बनाकर अपलोड कर दी गई है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।